Hello everyone, welcome to Vishnu Economic School. I am Kajol and in this video we are going to discuss exceptions to the rule no consideration, no contract. So let's get started with today's session. एक्सेप्शंस डिस्कस करने से पहले हमने लास्ट वीडियो में असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कंसिडरेशन का फोर्थ पॉइंट कम्प्लीटली डिस्कस नहीं किया था और उसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं पहले, फिर हम एक्सेप्शंस डिस्कस करेंगे। तो कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग ऑफ वैल्यू में हमने डिस्कस किया था कि कंसिडरेशन के साथ कोई वैल्यू जो है वो अटैच्ड होनी चाहिए। अब इसमें कब एक कंसिडरेशन जो है उसको रियल और वैलिड कंसिडर कर सकते हैं, ऐसे दो केसेस हम डिस्कस करेंगे। हमने ये फोर्थ पॉइंट डिस्कस करते हुए ये भी डिस्कस किया था कि कब एक कंसिडरेशन जो है उसको रियल एंड वैलिड मान सकते हैं। उसमें हमने फिजिकली इम्पॉसिबल कंसिडरेशन को इनवैलिड माना था, जिसमें हमने इल्यूजरी कंसिडरेशन, अनसर्टेन कंसिडरेशन और लीगली इम्पॉसिबल कंसिडरेशन पढ़ा था कि अगर ऐसी कोई कंसिडरेशन होती है तो हम उसको रियल कंसिडरेशन नहीं कंसिडर करते। तो अब हम इसमें देखेंगे कि कब हम एक कंसिडरेशन को रियल कंसिडरेशन कंसिडर करते हैं। ऐसे टू केसेस हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट केस है फॉरबियरेंस टू सू। अब इसका मतलब है, इसका एग्जाम्पल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि फॉरबियरेंस का मतलब होता है, यूजुअली डेटर्स के लिए यूज होता है। तो हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे तब आप इस पूरी स्टेटमेंट का मतलब समझ पाएंगे कि फॉरबियरेंस टू सू का मतलब क्या होता है। अब मान लेते हैं ए का डेटर है बी और बी ने उससे कुछ लेट्स से 10,000 रुपीज़ जो हैं वो डेट लिया हुआ है। अब बी को ए को 10,000 रुपीज़ जो है वो देने हैं। तो अब इस केस में क्या होता है, बी कहता है कि अगर आप 1 ईयर तक 10,000 रुपीज़ ना पे करने के लिए मेरे ऊपर कोई केस नहीं करेंगे तो मैं आपको एट द एंड ऑफ 1 ईयर ₹100 एक्स्ट्रा दूंगा अलॉन्ग विद 10,000 रुपीज़। तो अब क्या होगा, 1 ईयर के बाद कितना डेट हो जाएगा बी के पास, 10,100 रुपीज़। तो अब बाद में अगर 1 ईयर के बाद भी अगर बी जो है वो डेट पे नहीं करता तो अब ए जो है वो उस पर 10,000 का केस नहीं बल्कि 10,100 रुपीज़ का केस फाइल करेगा। तो अब इस केस में यहाँ पे फॉरबियरेंस टू सू है, मतलब कि ए जो है बी को सू नहीं करेगा 1 ईयर तक। तो अब इस केस में अगर 1 ईयर बाद भी ऐसा होता है कि जो बी है वो ए को 10,100 रुपीज़ नहीं देता तो यहाँ पर ए जो है वो बी पर अब 10,100 रुपीज़ का केस फाइल कर सकता है। इसीलिए ये एक रियल कंसिडरेशन हुई और यहाँ पर एब्स्टिनेंस के लिए, मतलब कोई एक्टिविटी परफॉर्म ना करने के लिए कोई कंसिडरेशन जो है वो ऑफर की जा रही है, जो कंसिडरेशन यहाँ पे 100 रुपीज़ हैं। अब इसमें सेकेंड केस है कॉम्प्रोमाइज ऑफ अ पेंडिंग सूट। अब इसको भी हम सेम एग्जाम्पल में ही डिस्कस कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर सेम केस है कि ए जो है उन्होंने बी को 10,000 रुपीज़ दिए हुए हैं और बी जो है वो ए का डेटर है। तो अब इस केस में क्या होता है कि ए जो है वो बी पर एक केस फाइल कर देते हैं कि उन्होंने जो है वो अभी तक 10,000 रुपीज़ जो हैं वो पे नहीं किए हैं। तो अब इस केस में क्या होता है कि ये जो केस है जो ए ने बी के ऊपर किया है वो लेट्स से 6 मंथ्स तक चलता है। ये केस 6 मंथ बहुत कम टाइम है, लेकिन हम मान लेते हैं कि 6 मंथ्स तक जो है वो केस जो है वो चलता है। तो अब हम इस केस को एक पेंडिंग केस मान लेते हैं, ये एक पेंडिंग केस है। तो अब इस केस में क्या होता है कि जब कोर्ट में हियरिंग होती है तो वहाँ पर जो है ए अग्री हो जाता है कि बी अगर उसको 10,000 रुपीज़ के बदले 9,000 रुपीज़ भी दे देगा तो भी जो है वो सेटलमेंट मान ली जाएगी, तो भी वो उसको इक्विवेलेंट मान लेगा 10,000 रुपीज़ के, कि अगर वो अभी उसको अगर 9,000 रुपीज़ भी दे देता है तो इसे हम बोलते हैं कि ये कॉम्प्रोमाइज़ ऑफ अ पेंडिंग सूट है, कि इस केस में ए ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है क्योंकि वो जो केस था वो पेंडिंग था। इसीलिए अब 9,000 रुपीज़ का जो अब कंसिडरेशन माना गया, मतलब अब ये एक फ्रेश कंसिडरेशन हो गई।
तो ये तभी फाइल हो सकती है जब ये प्रीवियस कंसिडरेशन जो है उस पर जब कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, तो तभी हम एक फ्रेश कंसिडरेशन जो है उसको वैलिड मानेंगे, वैलिड कंसिडरेशन कंसिडर करेंगे। तो इसी के साथ फोर्थ एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कंसिडरेशन कंप्लीट होता है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो है एक्सेप्शंस टू द रूल नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अब हमने पहले एक्सेप्शंस टू द डॉक्ट्रिन ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस किया था। अब हम एक्सेप्शंस टू द रूल नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करेंगे। तो अब इस केस में क्या होता है कि हमने पढ़ा था कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट जो है अगर वो कंसिडरेशन के बिना होंगे तो उन्हें हम इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स कंसिडर करेंगे। लेकिन अब यही एक्सेप्शंस है जिसमें अगर कंसिडरेशन ना भी मिले किसी एक कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी को तो भी हम उसको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर करेंगे, तभी ये इस रूल की एक्सेप्शंस है। तो अब इसकी टोटल 7 एक्सेप्शंस हैं जिनमें इस वीडियो में हम फर्स्ट एक्सेप्शन डिस्कस करेंगे जो है अग्रीमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अब कोई भी अग्रीमेंट जब नेचुरल लव और अफेक्शन के अगेंस्ट बनाया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट की फाउंडेशन जो है वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, तो हम उसको एक वैलिड कंसिडरेशन मानेंगे और वो बाद में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बन जाएगा। तो अब इसमें 4 कंडीशंस हैं जो फुलफिल होने चाहिए। फर्स्ट कंडीशन है एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग। अब वो जो भी अग्रीमेंट होता है वो रिटर्न में होना चाहिए, राइटिंग में उस कंसिडरेशन का या उस कॉन्ट्रैक्ट का होना इम्पॉर्टेंट है। अब रजिस्टर्ड अंडर द लॉ, अब वो जो राइटिंग में हमने कॉन्ट्रैक्ट किया वो रजिस्टर्ड भी होना चाहिए द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर। नेक्स्ट है मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव। अब जो वो अग्रीमेंट बना है या जिस भी चीज़ के लिए वो अग्रीमेंट फॉर्म हुआ है उसमें नेचुरल लव या अफेक्शन ही होना चाहिए, उन्हीं ग्राउंड्स पर वो कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट जो है वो फॉर्म होना चाहिए। पार्टीज स्टैंडिंग इन अ नियर रिलेशन टू ईच अदर। अब जो 2 पार्टीज ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं जिसमें एक कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी को कोई भी कंसिडरेशन जो है वो नहीं मिल रहा है, उनको कोई भी ड्यूटी परफॉर्म करने के अगेंस्ट, तो अब वो दोनों पार्टी जो है वो नियर रिलेशन में होनी चाहिए। मतलब वो फादर एंड सन हो सकता है, हस्बैंड एंड वाइफ हो सकता है, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स हो सकता है। तो इसमें नियर रिलेशन में होना इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम इन सारी कंडीशंस को एक एग्जाम्पल में फिट इन कर लेते हैं ताकि हम इसे अच्छे से समझ जाएं। तो अब एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लेते हैं एक ए फादर हैं बी के, ए जो हैं वो फादर हैं और बी जो हैं वो सन है। अब ए बोलते हैं कि वो अपने सन को 5 लाख रुपीज़ जो हैं वो एज अ गिफ्ट दे देंगे। मतलब ऐसे ही वो अपने सन को जस्ट बिकॉज वो उनके बेटे हैं इसीलिए वो उनको 5 लाख रुपीज़ दे देंगे। तो इस केस में हम इसे कंसिडर करेंगे कि ये जो फादर हैं ए ने बी को इसीलिए 5 लाख रुपीज़ दिए हैं जस्ट बिकॉज वो उनके सन हैं। तो अब इस केस में जो फादर हैं उनको ये 5 लाख रुपीज़ के अगेंस्ट कुछ मिल नहीं रहा है, वो बस ऐसे ही अपने बेटे को जो है वो 5 लाख रुपीज़ ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इस केस में ए को कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है और इसमें वो 4 कंडीशंस फुलफिल होना इम्पॉर्टेंट है। अब वो 4 कंडीशन हम इसमें देख लेते हैं कि कैसे हो सकती हैं। एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग, अब ए को ऐसा राइटिंग में देना पड़ेगा कि वो अपने सन को जो है वो 5 लाख रुपीज़ जो है वो ऐसे ही देना चाहते हैं। और वो जो उन्होंने राइटिंग में लिखा कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उनके और उनके सन के बीच में फॉर्म हो रहा है, उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट को उन्हें रजिस्टर करवाना पड़ेगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर। और इसमें मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके फादर ने गुस्से में या फिर किसी और रीज़न की वजह से जो है अपने सन को 5 लाख रुपीज़ ट्रांसफ़र करे हैं। उसमें नेचुरल लव का होना इम्पॉर्टेंट है। नेचुरल लव एंड अफेक्शन के फाउंडेशन पर ही कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बिना कंसिडरेशन के फॉर्म हो सकता है। और उसमें पार्टी स्टैंडिंग इन अ नियर रिलेशन टू ईच अदर। अब इसमें फादर सन रिलेशनशिप है तो यहाँ पर हम इसको नियर रिलेशन भी कंसिडर करेंगे।
तो ये केस जो है वो हमारे एक्सेप्शन टू द रूल नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के लिए सूटेबल कंडीशन है। इसमें यहाँ पर एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग भी है, रजिस्टर्ड भी है वो राइटिंग में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसमें नेचुरल लव एंड अफेक्शन पे ही कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा है, और जो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट हैं वो नियर रिलेशन में भी है। तो अब इस एक्सेप्शन में एक केस लॉ भी है, राजलखी देवी वर्सेस भूतनाथ, तो उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अब इस केस में क्या होता है कि ये जो दो पार्टीज़ हैं ये हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं, और इसमें हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में लड़ाई हो जाती है, और जो हस्बैंड है वो इसी लड़ाई के चलते, मतलब इनके बीच में जो लड़ाई चल रही होती है उसके बाद, तो यहाँ पे हस्बैंड जो है वो ये रजिस्टर करा देते हैं कि वो अपनी वाइफ को मेंटेनेंस और एक रेजिडेंस देंगे। तो अब इस केस में क्या होता है, बाद में जो उनके हस्बैंड हैं वो उनको ये जो रजिस्टर्ड मेंटेनेंस एंड रेजिडेंस है वो नहीं देते, और राजलखी देवी जो है वो भूतनाथ पर केस फाइल कर देती हैं। अब इस केस में कोर्ट कहता है कि ये जो रजिस्टर्ड अग्रीमेंट हुआ था इन दोनों पार्टीज़ के बीच में वो आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन नहीं था, वो बल्कि एक लड़ाई के चलते हुआ था। इसीलिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट है जो इनके बीच में हुआ है वो एक इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पर ये जो कंडीशन है मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव, ये कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं होती, इसीलिए ये एक्सेप्शन नहीं है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के रूल के लिए। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है या अग्रीमेंट जो है वो मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन ही होना चाहिए, इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है इस एक्सेप्शन की फुलफिलमेंट के लिए। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सेप्शंस डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।